हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम मुगल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में बता रहे थे, जिसमें हम अंत में बताए थे कि भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। एक खालसा थी, दूसरी थी जागीर भूमि, तीसरी सयूरगल या फिर मदद-ए-माश। तो खालसा भूमि के बारे में हमने बताया था कि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी। जागीर के बारे में बताया था कि तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि थी, ठीक। लेकिन जो हमने सयूरगल या फिर मदद-ए-माश के बारे में बोला था कि उसका एक और नाम था मिल्क, जो कि एक लगानहीन अनुदान में दी गई भूमि होती थी, ठीक है। आज की वीडियो में देखेंगे उसके आगे कुछ चीजें रह गई थी, ठीक है। तो देखिए, जो कुछ चीजें रह गई उसमें क्या है कि एक था राई। राई क्या है? राई क्या थी? राय जो थी, ये शेर शाह सूरी का नाम सुने होंगे आप। हुमायूं और शेर शाह का युद्ध हुआ है, तो शेर शाह के द्वारा शुरू किया गया था भू राजस्व के लिए एक पद्धति का नाम है, ठीक है। शेर शाह सूरी द्वारा भू राजस्व के लिए अपनाई गई एक प्रणाली थी, नाम था उसका राई। और जिसे क्या हुआ कि जब मुगल साम्राज्य मतलब जैसे अकबर, हुमायूं के बाद अकबर आया, तो अकबर ने इस व्यवस्था को अपनाया था, ठीक है। राई व्यवस्था को, शेर शाह सूरी की राई व्यवस्था को अकबर ने अपनाया था, जो कि भू राजस्व के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रणाली थी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। करोड़ी क्या था? करोड़ी करोड़ी क्या है भाई? करोड़ी अकबर के समय में था, ठीक है। समय है, साल है 1573, शासन है अकबर का, है ना। 1573 में तो अकबर ही था। तो 1573 में अकबर ने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, ठीक है। अकबर ने 1573 में एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। उसका काम था कि वो अपने क्षेत्र से 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ दाम वसूली करेगा, ठीक है। 1 करोड़ दाम की वसूली करेगा वो अपने क्षेत्र में, जिसकी नियुक्ति की गई थी 1573 में अकबर के द्वारा। नाम था उसका करोड़ी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो करोड़ी जो है अकबर से संबंधित है। करोड़ी पद एक अधिकारी है 1573 में, इसकी नियुक्ति होती है। 1 करोड़ दाम वसूलने का काम इसको सौंपा गया था, जो कि अपने क्षेत्र में ही वसूलता था, ठीक। दूसरी चीज, दहसाला व्यवस्था। दहसाला व्यवस्था क्या थी? दहसाला व्यवस्था भी अकबर की ही देन है। ये क्या है? ये 1580 में अकबर का समय है, ठीक है। 1580 में अकबर का समय है। तो दहसाला जो व्यवस्था थी, यह एक नई कर प्रणाली हुआ करती थी, ठीक है। दहसाला व्यवस्था एक नई कर प्रणाली थी, जो कि 1580 में शुरू की गई, अकबर के द्वारा शुरू की गई। इसका दूसरा नाम था टोडरमल बंदोबस्त। टोडरमल व्यवस्था भी बोलते थे इसको, ठीक है। टोडरमल व्यवस्था भी बोलते थे भाई, ठीक है। तो इसमें क्या था? इस व्यवस्था दहसाला व्यवस्था के अंतर्गत, दहसाला व्यवस्था के अंतर्गत भैया भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। टोडरमल बंदोबस्त के तहत भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। तो उसमें वो 4 भाग कौन से थे? एक तो थी पोलज,
पोलज, और है दूसरी परती, तीसरी है चाचर, और चौथी है बंजर। पोलज, परती, चाचर, बंजर, है ना। ये भूमि के 4 वर्ग थे। अकबर के द्वारा 1580 में शुरू किया गया 10 साला बंदोबस्त के तहत भूमि के 4 भाग हुए। ठीक है। और इसी 10 साला बंदोबस्त को टोडरमल व्यवस्था भी कहते थे। तो इसके 4 भाग थे, पोलज, परती, चाचर और बंजर। तो पोलज क्या थी? पोलज का मतलब है साल में 2 फसल लेंगे यहां से। ठीक है, मतलब बराबर खेती होती रहेगी यहाँ पे, रेगुलर। तो नियमित रूप से खेती हो रही है पोलज में। ठीक है, पोलज में नियमित खेती हो रही है, मतलब साल भर में 2 बार खेती की जाएगी। परती भूमि है, इस पर 1 या 2 साल के अंतराल पे खेती होती थी परती में। आज भी गांव में परती वर्ती छोड़ते हैं खेत, याद होगा। ठीक है, तो परती वही है। पोलज मतलब जिस पे हमेशा खेती हो ही रही है, साल भर में 2 फसल तो ले ही रहे हैं, तो वो पोलज हो गई। परती हो गई जो 1 या 2 साल के अंतराल पे खेती कर रहे हैं। चाचर थी, तो चाचर का ध्यान रखना, 4 है ना, तो 4 का मतलब 3 या 4 साल पे, 3 से 4 साल के अंतराल पे खेती कर रहे हैं इस पे। ठीक है। तो बंजर क्या है भाई? बंजर है, गांव में सुनेंगे बंजर पड़ गई हूं, है। तो जो बंजर भूमि थी वो खेती योग्य भूमि नहीं होती थी। अच्छा, जब खेती योग्य भूमि नहीं थी बंजर, तो इस पे लगान भी नहीं वसूला जाता था। ठीक है, तो लगान मुक्त भूमि होती थी। तो बंजर भूमि कैसी थी? लगान मुक्त भूमि होती, और यह खेती योग्य भूमि नहीं थी। ठीक है, चलिए। टोडरमल ने 1570-71 में टोडरमल ने क्या किया था कि जब्ती प्रणाली लाई थी। टोडरमल थे अकबर के शासनकाल में नवरत्नों में से एक हैं। तो जब्ती प्रणाली क्या थी कि जो टोडरमल थे, इन्होंने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नई प्रणाली विकसित की। खालसा भूमि हमने बताया था क्या? खालसा भूमि बताया था जो बादशाह के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भूमि होती थी, उसको खालसा भूमि बोलते थे। तो उसी खालसा भूमि पर एक नई राजस्व प्रणाली लाई गई, नाम रखा गया जब्ती। तो इसमें क्या था? इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां हुआ करती थी। 2 तरीके थे कर निर्धारण के। कौन कौन से थे? एक तो थी तखसीस। एक क्या थी? तखसीस। और दूसरी क्या थी फिर? दूसरी थी तहसील, है ना। तो जब्ती प्रणाली में नई भूमि कर प्रणाली थी, जिसमें 2 तरीके अपनाए गए, एक तो तखसीस और दूसरी तहसील। ठीक है। अब एक है नस्क प्रणाली। नस्क क्या है? नस्क प्रणाली क्या है भाई? नस्क प्रणाली है कि औरंगजेब ने अपने शासन में, औरंगजेब के शासनकाल में भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया गया। ठीक है। नस्क प्रणाली में क्या हुआ कि जो उपज हो रही है उसका आधा भाग देना होगा। तो ये नस्क प्रणाली थी, औरंगजेब के समय में स्टार्ट हुई है। ध्यान रखना, औरंगजेब के समय में शुरू हुई थी ये। ठीक है। तो इस तरीके से अब ध्यान एक चीज और रखना है, इनके समय में कृषक थे, किसान तो थे ही। तो इनके 3 वर्ग थे। कौन कौन से थे? इसमें एक है खुद काश्त, अपनी खेती जो कर रहा वो खुद काश्त हो गया। ठीक है। खुद खुद मतलब स्वयं, काश्त मतलब खेती कर रहा होगा, या उसी गांव की भूमि पर खेती कर रहे होंगे जहां के वो निवासी हों। ठीक है। दूसरी थी पाही। गांव में आज भी बोलते हैं कि वो अपने, उनको पाही पे जमीन मिली, वहां पे रह रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बोलते हैं गांव में। तो पाही का मतलब था दूसरे गांव में जाके खेती करे कोई। तो पाही वाही का नाम सुने होंगे, गांव से हैं तो, है ना। तो दूसरे गांव में जाके खेती करते थे। तीसरा था क्या था? तीसरा है मुजारियन।
मुजारियन क्या था? मुजारियन, मुजारियन जो है ये खुद काश्त कृषकों से भूमि, जो खुद काश्त अपने ही गांव में रह के खेती करने वाले लोग थे, उनसे क्या करते थे लोग, भूमि को किराए पर ले लेते थे, फिर उस पर खेती करते थे। तो खुद काश्त लोगों से जो किराए पे भूमि ले रहा है और खेती कर रहा, उसको बोलते थे मुजारिया। ठीक है, ठीक जी, ये चीज आपको पता हुई। चलिए अब देखिए, मुगल काल में एक चीज और था, लगान वसूलने वाला काम। लगान वसूली वाला काम 3 तरीके से होता था। सबसे पहला चीज गल्ला बख्शी। गल्ला बख्शी क्या था भाई? गल्ला बख्शी है कि फसल का कुछ भाग सरकार के द्वारा ले लिया जाता था। गल्ला बख्शी में फसल का कुछ भाग सरकार के द्वारा ले लिया जाता था। दूसरा है नसक। नसक वही नस्क, औरंगजेब वाला। तो नसक क्या था? नसक है कि खड़ी फसल के आधार पे अनुमान लगाया जाता था। खड़ी फसल के आधार पे लगान का अनुमान लगा लेते थे और फिर फसल कट जाती थी, फसल कटने के बाद उसे ले लिया जाता था। ठीक है, और ये व्यवस्था खास करके बंगाल में थी भाई। ठीक है, जब्ती, जब्ती हमने बताया अभी कि बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, वो नकद ले लिया जाता था। तो तीनों में अंतर है। गल्ला बख्शी है कि फसल कट चुकी होगी, उसका कुछ भाग सरकार लेगी। नसक है खड़ी फसल के आधार पर लगान का निर्धारण हो रहा है। ठीक है, और फिर जब फसल कट जाती थी तो उसका लगान वसूल ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में ही थी। तीसरी जब्ती है, बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय होता था। ठीक है, सिक्कों के बारे में भी देख लेते हैं। सिक्के क्या थे? सिक्का देखिए, इस काल का सबसे बड़ा सिक्का, सबसे बड़ा सिक्का मुगल काल का कौन सा था भाई? सबसे बड़ा सिक्का, सबसे बड़ा सिक्का था संसब, नाम था इसका। ठीक है, तो संसब जो था ये सोने का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, संसब जो कि सबसे बड़ा सिक्का था और यह सोने का बना हुआ था। ठीक, और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का जो था, सबसे बड़ा सिक्का तो ठीक है संसब है, लेकिन सबसे प्रचलित सिक्के की अगर बात होगी सोने के, तो उसका नाम है इलाही, है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, अर्थव्यवस्था की आधार की अगर हम बात करें तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी था। और लोग जो दैनिक लेन देन करते थे उसमें तांबे के दाम का प्रयोग किया जाता था। दैनिक लेन देन में लोग किसका प्रयोग करते थे? तांबे के दाम का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है थोड़ी। चलिए एक चीज है तंबाकू। तंबाकू की शुरुआत किसने की थी भारत में? तंबाकू जो है भारत में पुर्तगालियों के साथ आई थी। ठीक है, तंबाकू पुर्तगालियों के साथ, पुर्तगालियों ने लेके आए, पुर्तगाली लेके आए, और ये कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये भारत में आम लोगों में बहुत प्रचलित हो गया तंबाकू। आज भी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, सुर्ती सब खाते पीते रहते हैं ना, और बड़े मस्त रहते हैं वो फिर, है ना। तो तंबाकू पर नियंत्रण लगाने के लिए जहांगीर ने 1617 में नियम पास कराया होगा। उससे कुछ लोग बताए होंगे, भाई ये सब बीड़ी उड़ी बहुत पीते हैं ना, धुआं हुआ करते हैं, बदबू मारता है ना। तो जहांगीर ने क्या किया कि 1617 में क्या किया, तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। और जहांगीर के बारे में भी कहा जाता है कि ये ऐसे राजा थे इन्होंने कि ये भी
तंबाकू का सेवन करते थे, जिस दिन इनको तंबाकू चढ़ जाती थी बहुत ज़्यादा, तंबाकू जिस दिन बहुत ज़्यादा खा लेते थे, पी लेते थे, इनको जब बहुत ज़्यादा नशा हो जाता था कि उसमें थोड़ा होता नहीं नशा हो जाए, तो उस दिन ये तंबाकू बंद करा देते थे। ठीक है, लेकिन फिर जब इनका मन करने लगता था कि अब और खाना चाहिए, अब मन कर रहा खाने का, तो ये उस दिन बिक्री चालू करवा देते थे। जहांगीर के बारे में ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि तंबाकू जब नशा हुआ तो बंद कराए, जब मन हुआ तो बिक्री करवाने लग जाते थे। इन पे कहा जाता, बहरहाल इस पे नहीं ध्यान देना ज़्यादा। ठीक है, चलिए। मदद माश जो थी विद्वानों धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि होती थी, हमने बताया। तो ये चीज़ ये भी ध्यान रखना, ये वंशानुगत थी। ठीक है ना, वंशानुगत व्यवस्था थी ये। ठीक है, मुगल सेना में मुगल सेना के 4 भाग थे। मुगल सेना के 4 भाग थे, कौन कौन से थे? पैदल रही होगी, पैदल कुछ लोग चलते होंगे, घोड़े वाले होंगे, है ना, ऐसे। फिर तोप वाली सेना होगी, फिर हाथी वाली भी सेना रहेगी। ठीक है ना, तो ऐसे ही रहेंगे। अब देखिए, मनसबदारी व्यवस्था थी ना, तो मनसबदारी व्यवस्था में देखिए क्या है कि ऐसे ध्यान रखना कि मनसबदारी जो व्यवस्था थी उसमें 10 से 500 के बीच जो मनसब प्राप्त थे उनको बोलते थे मनसबदार। ये कौन भाई? ये है मनसबदार। 10 से 500 के बीच वाले मनसबदार हुए। फिर 500 से 2500 वाले कौन हुए? 500 से 2500 वाले कौन हुए? ये हुए उमरा। ये सब हमने बता रखा है पहले ही, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आपका। ठीक है, 500 से 2500 कौन है? उमरा है। अब इनसे भी बड़ा है मनसबदारी, वो कौन है? 2500 से ऊपर जो थे, 2500 से ज़्यादा वाले जो हुआ करते थे उनको बोलते थे अमीर ए आजम, है ना, अमीर ए आजम बोलते थे। समझ में आया? तो ये अमीर ए आजम थे कौन? 2500 से ऊपर जो मनसब जिनको प्राप्त था उनको अमीर ए आजम बोलते थे। तो सबसे बड़ा अमीर ए आजम हुआ, फिर उससे छोटा हुआ उमरा, उससे छोटा हुआ मनसबदार। तो मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था जो थी पूरी तरह कैसे थी? मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। और ध्यान ये रखना कि मनसबदारी व्यवस्था जो थी चंगेज खां, है ना, मंगोल लोग थे जो थे, उन्होंने अपनी सैन्य व्यवस्था को जो है इसका आधार बनाया हुआ था। सैन्य व्यवस्था का आधार मनसबदारी था वहाँ पे। तो ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये मुगलों ने वहीं से ली थी। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो अब यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि जितनी चीज़ें बताई गई आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी इसी मुगल कालीन राज्य में, मुगल कालीन वंश में, मुगल काल में अभी साहित्य भी बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम ये सब भी बताएंगे आपको। बहरहाल आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।